नमस्कार हमारे दर्शकों को, सब लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम। आनंद समय निकालने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं एक स्टेट राउंड अप कर रहा हूँ। काफी दिन से सोच रहा था कि मैं महाराष्ट्र पे आपसे बात करूंगा, तो आज मैं फाइनली उसी पर बात करूंगा। हालांकि फिर से काफी सारी खबरें आ रही हैं। माधवीपुरी बुच के बारे में बहुत बड़ी कल कांग्रेस ने खुलासा किया था, और फिर अभी अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो शायद ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल भी वहाँ वेस्ट बंगाल असेंबली में दिया है। अब वो भी एक बहुत अहम खबर है, कभी और बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले महाराष्ट्र पर आता हूँ। मैं एक दो आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ जिससे ये बैकग्राउंड डेटा हमारे दर्शकों को पता चल जाए। आनंद, ये सीधा सीधा पिछले 2 इलेक्शन जो महाराष्ट्र में हुए थे, इसका मेरा मकसद ये है दिखाने का कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेजेस शिफ्ट हो गए हैं। मतलब पिछले 5 साल में लोकसभा में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इंडिया गठबंधन को टोटल वोट परसेंटेज 43.7% आया है। 30 सीट मिली हैं, जिसमें 13 कांग्रेस, 9 उद्धव ठाकरे को और 8 एनसीपी शरद पवार को। इंडिया गठबंधन को लगभग उतना ही वोट परसेंटेज आया 43.5, लेकिन सीट्स उन लोगों की 17 आई हैं। 5 साल का बदलाव अगर आप इसके नीचे वाली ग्रीन लाइन देखें तो वो काफी ज्यादा है। इंडिया गठबंधन या उस समय यूपीए जो भी था, उनको 34% मिले थे। शिवसेना उसमें उस समय नहीं थी। और एनडीए को उस समय लगभग 56% वोट मिले थे। सीट्स 161 मिली थी। 288 सीट्स उस समय है ये महाराष्ट्र असेंबली में। लेकिन सरकार उस समय उद्धव ठाकरे सभी जानते हैं कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर बना ली थी। तो ये जो बहुत ही स्टार्क परफॉर्मेंस रही है इस बार एनडीए की, इंडिया गठबंधन की। अगर आप देखें तो ये स्ट्राइक रेट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस इलेक्शन में जो 2024 में है वो लगभग 76% रहा है। 17 जगह वो लड़े और 13 सीट पर वो जीते। बीजेपी का इस इलेक्शन में स्ट्राइक रेट 32% रहा है। 28 जगह लड़े थे, केवल 9 सीट पे जीते। और अगर आप यही देखें 2019 में, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट डबल था, 64%। कांग्रेस का आधा था, 30%। तो ये बहुत ही साफ सा लग रहा है कि एक हवा सी चल रही है। एंटी बीजेपी में ज्यादा इसको देख रहा हूँ। लेकिन ये बात शायद हमारे यहाँ अमित शाह को या मोदी जी को समझ नहीं आ रही है। वो अभी भी वो पुराने स्टाइल से लगे हैं। अपना ऑपरेशन लोटस कर दिया, इधर इसको हटा दिया, उसको किया, तो वो मेरे को नहीं लगता यहाँ वो जीतेंगे। एक चीज और मैं चाहूंगा आपसे जो टिप्पणी करें। महाराष्ट्र में, हमारे देश में किसानों का सुसाइड सबसे ज्यादा रहा है। 3 से 5 हजार किसान हर साल वहां पर आत्महत्या करते हैं। इसका कहीं भी जिक्र बीजेपी के कैंपेन में नहीं हो रहा है। वो उल्टा लाडली बहना और ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बारे में बिल्कुल ही चुप है बीजेपी। तो पूरे इसको लेकर आनंद आपकी टिप्पणी चाहूंगा। थैंक यू अजय। मतलब मैं इस वहीं से शुरू करूं जहां से आपने वो जो डेटा दिखा के बात कही। देखिए, शुरुआत में एक तो ये चीज समझ लें कि इस समय देश का जो मन है और देश का जो मानस है इस समय, वो बाइपोलर हो गया है। और वो बहुत ही स्ट्रांग बाइपोलर है। मतलब या तो आप इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं। अब वो जो बाकी पार्टीज हैं उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रह जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं और फिर मैं आप ही के डेटा से उसको रिलेट भी करूंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो अगर या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में रही तो उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन जैसे ही वो अपनी थर्ड फोर्स की तरह से गई, वो सबकी बुरी हालत हुआ है। आप बीजू जनता दल को देख लीजिए, उड़ीसा में बुरी हालत हुई। आप आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस को देख लीजिए, बुरी हालत हुई। आप तेलंगाना में बीआरएस चंद्रशेखर जी की पार्टी को देख लीजिए, बुरी हालत हुई। और ये बात, और उत्तर प्रदेश में बीएसपी को देख लीजिए, बुरी हालत हुई। और कहीं पे भी आप हरियाणा में चले जाइए, जेजेपी को देख लीजिए, बुरी हालत हुई।
अब इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं नहीं, वो ममता बनर्जी जी ने तो कर लिया था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ममता बनर्जी जी जब वहां लड़ रही थी तो ममता बनर्जी जी पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन हरदम रही। ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में वो सीट एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश में आके उन्होंने टीएमसी ने सीट लड़ी, जो गठबंधन के हिसाब से सीट एडजस्टमेंट के हिसाब से उनको एक सीट छोड़ी गई थी, चंदौली की, चंदौली नहीं, उनको एक सीट छोड़ी गई थी, नाम अभी याद आ जाएगा। खैर, ललितेश्वर जी लड़े थे कमलापत त्रिपाठी जी के पद। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर आम आदमी पार्टी का भी वो देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में अलग अलग लड़े, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। केरल में अलग अलग लड़े तो आप, लेकिन जहां पे ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि या तो बीजेपी मतलब या तो एनडीए या इंडिया। ये बात मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि आप ही के जो आपने अभी फिगर्स दिखाई, मैं उसी से इसको बताने की कोशिश करूंगा। एक दो चीजें समझने वाली हैं, और वो समझने वाली चीजें इसलिए हैं कि विधानसभा का इलेक्शन जैसा आपने दिखाया था अभी, विधानसभा का इलेक्शन जब पिछले बार 2019 में हुआ था तो टोटल वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन और एनडीए का मिला के 74.74% था, 75% था, मोटे तौर पे 75% था। अब एक फिगर आप ही की फिगर्स को आपने भेज दिया तो मैंने आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट। जो लोकसभा 2019 थी उसमें एनडीए और इंडिया का गठबंधन के टोटल वोट शेयर की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब बाइपोलर कितना हो गया। 83.41% था, और 2024 में इन दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन और एनडीए का मिला के 87.26% हो गया है। करीब करीब 4% वोट केवल इनके आ गए हैं, अदर्स का मामला कम हो गया है। ये मैं इसलिए सिर्फ बताना चाह रहा था कि अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइपोलर इलेक्शन है, और उसमें जो बाकी पार्टीज हैं, जैसे कई जगह अब वो कहने की जरूरत नहीं है कौन भेज रहा है, किसके प्रॉम्प्ट पे भेज रहा है, क्यों जा रहे हैं, इस पे भाई किसी पार्टी के लिए कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप किसी को उनकी बी पार्टी, बी टीम और ये सब क्यों कह रहे हैं, वोट कटवा क्यों कह रहे हैं। लेकिन अगर हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर अगर चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी लड़ती है तो किसका नुकसान करेगी, ये बहुत ऑब्वियस है। अगर मायावती जी हरियाणा में जाके आईएनएलडी के साथ इलेक्शन लड़ रही हैं तो किसका नुकसान करेंगी, ऑब्वियस है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सीटें लड़ी गई और जिस तरह से कैंडिडेट खड़े किए गए बीएसपी के, वो किसका नुकसान हुआ है सबको पता है। और इसका एक नजारा हम लोग, अगर आपको याद हो, बिहार इलेक्शन में चिराग पासवान ने किस तरह से नीतीश कुमार को ठीक से उनकी सीटें कम करने का सक्सेसफुली कम किया था उन्होंने 2020 में। Having said that, ये इलेक्शन पोलराइज्ड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, बीजेपी डरी हुई है। अगर बीजेपी डरी हुई नहीं रहती तो ये इलेक्शन साथ में डिक्लेयर हो जाना चाहिए था फॉर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के साथ। इसको डिले करने का कोई मतलब नहीं था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि डरे हुए के में जो मेन काम है कि उनका झगड़ा वहां का सुलझ नहीं रहा है। भाई वहां पे दो तीन अलग अलग इश्यूज हैं। वहां पे अजीत पवार साहब सबसे सीनियर हैं उन तीनों में, एनडीए में। वो कहते हैं ये सब मतलब आप लोग कल के लोग, मैं इतना सीनियर, तो उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर तो मैं। देवेंद्र फडणवीस एक बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और आप सोच लीजिए उन्होंने कितना अपने मन को मार के, उन्होंने मतलब कितना मन के ऊपर उन्होंने पत्थर रख के कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो आपने देख लिया है। उधर जो शिंदे साहब हैं, वो चूंकि वहां पे मराठा आंदोलन इस समय तेज हो गया है, मराठा वो, तो इसलिए उनको लगता है भाई वही एक उनके पास फेस है मराठा। अगर शिंदे जी को भी अगर वो नहीं प्रोजेक्ट कर, तो अभी तक बीजेपी की कश्मकश ये है कि ये आपसी लड़ाई को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो और टाइम लेते जा रहे हैं। इसके सामने अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र में जो सबसे मतलब, और एक और मैं उसमें करेक्शन कर दूं, ऑफिशियली तो 30 सीट इंडिया गठबंधन, 17 सीट एनडीए, 1 सीट अदर्स। वो 1 सीट भी कांग्रेस वाला, वो जो कांग्रेस में जाके चला गया। तो अगर आप ऑन ग्राउंड देखिए, रियलिटी में 31-17 का है, करीब करीब दुगने का फर्क हो गया है। जो सबसे बड़ा जो इस समय
जो कॉज ऑफ वरी फॉर बीजेपी एंड कॉज ऑफ रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा इंडिया गठबंधन आराम की सांस ले सकता है कि महाराष्ट्र इज वन स्टेट जहां पे अभी तक आपने कोई भी आपस की बिकरिंग नहीं देखी है, टू दी एक्सटेंट कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वहां जाके अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने सारे एमपीज को ले जाते हैं, वहां की लोकल टीम करती है, यह भी माना गया है कि उनको अकोमोडेट कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो वहां पे सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी के मतलब पूरे कोशिश के बाद भी कोई बिकरिंग नहीं है, और उसका एक ज्यादा बड़ा श्रेय कांग्रेस क्या तो है भाई, कांग्रेस तो सेंट्रल लीडरशिप, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा श्रेय वहां की जो लीडरशिप है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को देता हूं, जिन्होंने बहुत मैच्योरली इस काम को किया। अच्छा, हर एक को अपना अपना पुराने, सबको बीजेपी ने जिस तरह के घाव दिए हैं, आज बीजेपी ने जिस तरह से उनको धोखा दिया, सबको याद है। उद्धव ठाकरे जी का जैसा बार बार कहना था कि भाई जब ये इलेक्शन 2019 में हुआ था तो उनसे पहले ही कहा गया था कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और फिर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ये उनको याद तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि उसको भूले हैं। शरद पवार जी के बारे में जिस तरह की घटिया बातें बीजेपी की तरफ से कही गई, और घटिया बातें कोई बीजेपी के, जो बीजेपी बोलता है ना फ्रिंज, उनको नहीं कहा गया। अमित शाह के मुंह से अगर कही जा रही है तो अमित शाह को या तो फ्रिंज बोलिए, मोदी जी कहिए वो फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन अगर वो फ्रिंज नहीं है और आपके बाद नंबर 2 है और पार्टी वही चला रहे हैं, तो जो बातें शरद पवार जी के लिए कही गई हैं, तो शरद पवार जी भी जीवन के 86-88 साल के उम्र के पड़ाव पे मुझे नहीं लगता है कि वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिकल आदमी है जो पावर पॉलिटिक्स करते हैं। वो इतनी बड़ी मैग्नेमिटी हो जाएगी उनकी कि वो ऋषि संत हो जाएंगे कि उनको लगेगा नहीं नहीं, बड़ी इन्होंने गाली दी, हम तो इनके साथ बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको गाली देने के बाद। और दूसरा जो मुझे लगता है कि शरद पवार जी का इस तरफ रहने का एक बड़ा कारण यह भी है कि जो अजीत पवार साहब ने अपनी पत्नी, जो बाद में उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा है गलती हुई थी मुझसे, अपनी पत्नी को उनकी बेटी सुप्रिया सुले के सामने लड़ाना, मेरे ख्याल में वो जैसे घर की लड़ाई को शरद पवार सड़क पे नहीं आने दिए थे। लेकिन इसके बाद अब क्या रह गया, तो अगर आपने इसका भी का लिहाज नहीं किया है, तो मेरे ख्याल में अब शरद पवार ने भी जैसे कमर कसे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत है नहीं वहां। मैं एक चीज और एक दो चीजें कह दूं कि एक जो लाडली बहना स्कीम की बहुत बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलेक्शन आगे पोस्टपोन करने का एक बड़ा कारण यह है कि उसकी एक किश्त और आ जाए, 2 किश्त आ चुकी हैं उस पैसे की, एक किश्त और आ जाए तो इसमें हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की दिक्कत क्या है कि बीजेपी सब कुछ बढ़िया बढ़िया करती है, बहुत अच्छा से करती है कि राम मंदिर एक अच्छा से बनाएंगे, राम मंदिर में जाके हम लोग वो करेंगे, और एक तरफा पूरा 543 में 543 से ज्यादा ही सीटें आ जाएंगी। वो शंकराचार्य जी आ जाते हैं, वो कहते हैं ये तुम हिंदू वाला काम ही नहीं कर रहे हो, ये तुम गैर हिंदू वाला काम कर रहे हो, ये तुम कैसे कर सकते हो, ये बिल्कुल गलत है, ये धर्म के हिसाब से गलत है। उस पर पूरा पानी फिर जाता है, और होता क्या है, अयोध्या भी हार जाते हैं। उसी तरह से लाडली बहना निगम, अरे लाडली बहना स्कीम बड़ी अच्छी बेमानी में इतने आकंठ डूबे हुए हैं कि एक और उस पे बहुत सी वो है, मैं उसको फिर से इसमें अपने साथ कहूंगा कि इसको लगा देंगे जब वो है 3600 करोड़ की बनी हुई 35 फीट की शिवाजी की मूर्ति अगर गिर जाती है तो वो आपकी लाडली बहना निगम को एक झटके में बहा के लेती जाती है उसकी गुडविल को। अब आपको केवल माफी तो मांग ही रहे हैं, आपको नाक रगड़नी पड़ेगी इस बार महाराष्ट्र में वोटरों के सामने। क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, शिवाजी हम सब लोग जो भारतीय हैं, हम लोगों के लिए मैटर ऑफ प्राइड है, हम सब लोगों के हीरो हैं। लेकिन महाराष्ट्र के लिए वो शायद मैटर ऑफ प्राइड और हीरो से कुछ ज्यादा है। जो एवरेज मराठी है, वो चाहे यूपी में रहता हो चाहे अमेरिका में रहता हो, उसके लिए शिवाजी उसके एक उसको कुछ कहीं उसका एक अंश है, उससे वो उनसे ताकत ड्रॉ करता है, और उसको वो जैसे वो भाई ये जीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई वो नहीं है। आपने जब उनके साथ ये किया है, उसमें भ्रष्टाचार भी किया, और माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि हवा तेज चलने से मूर्ति गिर गई। और एक छोटा और बात कर लूं, किसान की बात आपने कवर कर ली है इसलिए उसको मैं नहीं छू रहा हूं। किसानों को आप लगातार गाली देते रहेंगे, वो किसान क्या करेंगे वो तो देखिए जाएगा। एक और जो अंडरलाइंग है, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र वाला जो है, वो एक बड़ा इशू है
जो लोकसभा से ज्यादा विधानसभा में वो काम करेगा। और देखिएगा, क्योंकि ये सारा मामला ये है कि आप यहां से सारी इंडस्ट्रीज को खींच के ले जा रहे हैं गुजरात में, वो एक काम मेरे हिसाब से बहुत ठीक स्केल पे करेगा। और जो आपने अभी माधवी बुच की बात कही, मैं एक ऐड करके खत्म कर दूं। कल पवन खेड़ा, परसों जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया। आज पवन खेड़ा फिर कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आईसीआईसीआई बैंक कितना झूठ बोल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि ईसॉप हमारे यहाँ 10 साल तक ले सकते, आप कभी भी उसको अपने अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यही आईसीआईसीआई बैंक जब अमेरिका में अपना फाइल कर रहा है अपने, वो यहाँ पे उसने कभी फाइल नहीं किया था, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं दिए हैं सेबी में, वहां जब इन्होंने फाइलिंग की है किसी के लिए, तो वहां कहा है कि ईसॉप केवल 3 महीने के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर। ये तथ्य के साथ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। तो ये तो आकंठ उसमें डूबते जा रहे हैं, जिसमें जो पवन खेड़ा का कहना ये कि चेस का खेल है, खिलाड़ी कौन है ये जरा अब धीरे धीरे देश को भी पता लगता जा रहा है। अजय जी आनंद, अब मैं आपसे आज बात करूंगा दूसरी स्टेट जो बिहार है। ये महाशय ये बीच बीच में ये बोलना शुरू करते हैं। कल मेरे यहाँ मेरे एक मित्र बैठे हुए थे और उन्होंने ये कहा कि ये तभी बोलते हैं जब इनको इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। मतलब बिल्कुल उस तरह आनंद, जैसे हम लोगों ने जब घर का लोन लिया था तो 3-4 इंस्टॉलमेंट में मिलता था। अब जब बैंक से पैसा आया तो पहले नींव पड़ गई और फिर हम वेट करते थे कि अगला इंस्टॉलमेंट आए, फिर आया, फिर हम काम शुरू कर देते थे। तो इस तरह से इनके बारे में भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। तो ये सडनली एकदम से जग गए और ये मुस्लिमों के हितैषी बिहार में अपने को बता रहे हैं। और दूसरा, ये चिराग पासवान को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज तो मैं आपसे चाहूंगा कि ये प्रशांत किशोर पर आप जरा टिप्पणी करें, ये क्या हो रहा है बिहार में। आनंद, देखिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए, जो प्रशांत किशोर साहब हैं, ये एक जन स्वराज यात्रा इन्होंने निकाली, उसकी एक पार्टी बना दी है। उस पार्टी का मैं शुरू से करूं, उनका पहले अगर आप याद करिए तो, मतलब मैं पहला एक वो करूं, वो कहते हैं पार्टी जो हमारी चलती है वो मैं जिन लोगों के लिए मैंने काम किया है वो सारे लोग इसमें मुझे सहयोग करते हैं। तो वो एक लाइन में क्या करते हैं कि सबको खड़ा कर देते हैं। अब कोई वो स्टैलिन को भी खड़ा करते हैं, वो चंद्रशेखर जी को भी खड़ा करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को भी खड़ा करते हैं, वो कैप्टन अरविंदर को भी खड़ा करते हैं, फिर वो बीजेपी को भी खड़ा करते हैं, वो नीतीश को भी खड़ा करते हैं, वो सबको, ममता बनर्जी को भी। उनसे आज तक किसी, अच्छा वो सारी उनकी जो प्रेस है वो मैनेज होती है जैसे मोदी जी की। आप आज तक किसी पत्रकार ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि अच्छा तो बीजेपी से भी मिलता है? भाई वो कहते हैं सारी पार्टी। तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड तो सोचा था बीजेपी को मिले थे, सबसे पैसे वाली पार्टी तो बीजेपी है, तो बीजेपी से भी मिलता है। इस पे ये कोई नहीं पूछता है उनसे, मानी हुई बात है, बीजेपी से भी मिलता है। अब जो दूसरी बात वो करते हैं, अगर आप याद करिए तो वो एकदम से लोकसभा का इलेक्शन जब आया था तो वो कौन सा ऐसा टीवी चैनल नहीं था जहां सुबह शाम यहां वहां इधर उधर, और लगातार वो ये बात कहते थे कि बीजेपी, मतलब वो तो बीजेपी की 400 क्या, उनका बस चलता तो 800 पार करा देते, इतनी हो जाएंगी और ये हो जाएंगी और चाहे ये कुछ हो जाए ये नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन के ऊपर बंदूक ताने रहते थे। उनकी ज्यादा बंदूक 2 लोगों के ऊपर और ताने रहते थे पिछले कुछ सालों में, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी और नीतीश कुमार, इनको लगातार गाली देते थे। अब एक 2-3 दिक्कतें हैं वहां पे। एक दिक्कत यह है कि जब वो राहुल गांधी नीतीश कुमार को गाली देते हैं, अब उन्होंने को लगा कि नहीं सिर्फ राहुल गांधी नीतीश कुमार के नहीं, अब इनको तेजस्वी को भी गाली देनी चाहिए। ये तेजस्वी को अब बता रहे हैं कि वो 9th पास है, उसको चीफ मिनिस्टर कैसे? तो भैया, जिस पार्टी जेडीयू के तुम उपाध्यक्ष थे, उस जेडीयू ने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो तुमने काहे नहीं इस्तीफा दे दिया था? तुम भी उसमें ले जाके जब उनके तख्त पे बिठाया जा रहा था तुम भी फूलमाला पहना रहे थे, तो तुमने क्यों नहीं कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है। मतलब ये कुछ अजीब से तरह का हुआ है। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि जो तेजस्वी यादव को मैं, क्योंकि ऊपर लगेगा मैं तेजस्वी यादव ने पढ़ाई कम क्यों की थी, उसके एक हफ्ते हैं, मैंने इस पे बहुत
किए हैं शोज, वो इंडिया अंडर 16 या कहां तक का खेला हुआ है भाई। वो मतलब वो क्रिकेटर पूरा बनना चाहता था। इस देश में कोई तेंदुलकर से पूछता है कि आपकी पढ़ाई क्या आपने की है? धोनी का किसी को पता है क्या पढ़ाई किया? मैं सिर्फ बातें ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर वो क्लिक कर गया होता एज अ प्लेयर तो शायद ये नहीं पूछा जाता। नहीं हुआ, जो भी है। कमिंग बैक टू द बेसिक थिंग, अब वो ये कहते हैं कि जन स्वराज पार्टी बिहार में, वो ठोक के कहते हैं 243 में कम से कम 140 सीटें तो जन स्वराज पार्टी लाएगी। ये उसी तरह का रेटोरिक है जो लोकसभा के समय उन्होंने बोलना शुरू किया था। उनका ये मानना है कि अगर वो चिराग पासवान की अभी डन डील नहीं है, चिराग पासवान की डील ये, वो कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को मर्ज करिए हमारे, तो हम आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाएंगे, और खुद ये अपने को चाणक्य के रोल में रहेंगे, कहेंगे मैं नहीं बनूंगा। कुछ मेरे कल ये मुझे एक नया एंगल बिहार में से ही पता लगा कि ये अपने को ये मानते हैं कि भाई मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण वोट तो इनकी जेब में है, सब ब्राह्मण इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बिहार में या कहीं पे भी ब्राह्मण वाला एक और चीज समझ लीजिए, बिहार में ब्राह्मणों के कई वो हैं। बिहार में एक मैथिली स्पीकिंग ब्राह्मण है, एक भोजपुरी स्पीकिंग ब्राह्मण है। वो किसी भी कास्ट में, अगर आप जब कास्ट को का डाइसेक्ट करते हैं तो उसके बाद बहुत 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 वो निकलने आते हैं। तो ये उस पॉलिटिक्स में अपने को, हालांकि अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बिहार की जितनी जो पॉलिटिक्स है उसमें मेरे तो बहुत से लोगों ने ये कहा है कि अगर 10 सीट डबल फिगर इनको मिल जाएंगी, तो मेरे कुछ पत्रकार साथी हैं जिन्होंने ऑन एयर कहा है कि वो पत्रकारिता छोड़ देंगे 10 सीट अगर मिल गई तो इनको। अब ये जो कर रहे हैं इससे किसका फायदा होगा, ये सबको समझ में आ रहा है। ये जो कर रहे हैं ये किसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है। ये क्यों करते हैं, ये अपनी रेलेवेंस रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक दो इंसिडेंट और आपको याद दिला दूं। ये 2014 में इन्होंने मोदी जी का साथ क्यों छोड़ा था? अगर याद यही है कि भाई ये मोदी जी क्या ये चाहते थे ना कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैंने बनवा दिया तुमको, अब चलाऊंगा देश में। मतलब ये कुछ एक कोई काउंसिल बने और जिसके ये चेयरमैन हो जाएं और फिर यही बताएं कि कैसे देश चलेगा। इनकी इच्छा ये थी। तो मोदी जी ने इनको निकाल बाहर किया। फिर इनकी इच्छा, जब ये कांग्रेस में नेगोशिएट कर रहे थे तो सब जगह ये कांग्रेस में इनका ये जो था, जिसकी वजह से इनका था कि हमारा बन नहीं पाया, कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप अपना अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मैं रहूंगा और मैं ही पार्टी चलाऊंगा। आप कभी कभी आप मन करे तो आ जाया करिएगा, लेकिन पार्टी मेरी। ये कुछ इस तरह के टर्म्स करते हैं। ये जनता दल यू में भी वो पार्ट एंड पार्सल हुए। तो पार्ट एंड पार्सल हुए तो वहां क्यों नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार तुम अपना चीफ मिनिस्टर हो जाओ। इन्होंने अपना कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का इन्होंने पद भी ले लिया था, डेवलपमेंट काउंसिल कुछ करके। भाई तुम अपना, नीतीश जी अपना घर में रहिए, चलाता मैं हूं इसको। तो इनकी ये जो इच्छा है ना कि मैं चीफ मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं चलाऊं, मैं पार्टी चलाऊं, तो वो इनकी पूरी होती हुई अभी तो नजर नहीं आ रही है। ये किसके प्रॉन्ट पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें ज्यादा बोलना बहुत मतलब सभी को पता है, उसको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज पार्टी की थोड़ी भी दाल गलने वाली है। वहां जो पार्टी जो फैक्टर्स हैं वो नीतीश कुमार, लालू, ये लोग फैक्टर्स हैं। कांग्रेस की एक गुडविल हाल के दिनों में बहुत ज्यादा हुई है। और एक जो बात और है कि बिहार ने बहुत संघर्ष किया है। तो बिहार में एक जो पॉलिटिक्स ऑफ वंचित और दलित की चलती है, जिसकी वजह से वहां के कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन जबरदस्त संगठन है। जो जब भी कोई इलेक्शन होता है या आरजेडी का जब पिछली बार गठबंधन था उसके पहले भी, तो वहां संगठन के लेवल पे जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाहे सीपीआई हो, चाहे उनका जबरदस्त नेटवर्क है। और वो शायद एक इंडिया गठबंधन को एक रेडीमेड बूस्ट देता है और इलेक्शन के समय वो बहुत काम करता है। तो मुझे ये अभी बड़बोलापन है, इसका कुछ होने वाला नहीं। अजय जी। जी आनंद, लास्ट में 5 मिनट में मैं चाहूंगा 2 चीजों पर आप और कमेंट कर दें। एक तो चिराग पासवान के बारे में, इन्होंने मोदी जी को पिछला जो बिल आया था उसमें ये ज्यादा इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था वहां पे। तो थोड़ा सा मोदी जी इनसे नाराज से लग रहे हैं। और ये भी सुनने में आया है, ऐसा कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये एनडीए को छोड़ भी सकते हैं।
हालांकि इन्होंने अभी ये इसका खंडन किया है, कल ही इन्होंने बोला है, लेकिन हमेशा ये लगता है जब कोई इस बात का खंडन करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात होती जरूर है। और एक नीतीश बाबू जी का रोल अब क्या घटता जा रहा है वहां पे, वहां भी ऑपरेशन लोटस अपने ऊपर ही अमित शाह अपने ही साथियों के ऊपर चला रहे हैं। अभी एक तो ये केसी त्यागी जी ने रिजाइन किया, इस पे भी मैं आपका आपका सुनना चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है। संजय झा जी को अपॉइंट किया गया जेडीयू नेशनल प्रेसिडेंट, और ललन सिंह जी पार्लियामेंट में वो जब बात कर रहे हैं तो वो मोर बीजेपी पर्सन लग रहे हैं रादर देन अ जेडीयू पर्सन। तो क्या जेडीयू का कोलैप्स होता जा रहा है, आनंद? मैं दो तरह से इसको देख लूं। एक तो मुझे ये चीज समझ में आती, जो चिराग पासवान जी का जहां तक मामला है कि मैं मोदी जी से इंसेपरेबल हूं। अरे भाई, अपने घर में अपने चाचा के साथ तो रह नहीं पाए, अब किससे इंसेपरेबल हो, किससे नहीं हो, ये सब कहने की बातें हैं। तो अब और क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए खबर आ रही है कि वो खुले, अभी तो सब जगह खबर आ रही है कि पीके से उनका बातचीत हो रही है, पीके उनको ला रहे हैं, तो क्या स्टेटमेंट और क्या दें कि नहीं नहीं मोदी जी को हम छोड़ के जा रहे हैं? तो उनके लिए लाजमी था कि स्टेटमेंट देना, क्योंकि मोदी जी क्या ये बार बार आपको कहते भी रहना है। जब मोदी जी अंदर आए तो गडकरी जी को छोड़ के, अगर आपको याद हो, मोदी मोदी ताली बजा के आपको ये करते रहना, तो ये उसी रेंटिंग का वो रेंटिंग है। तो चिराग पासवान भी वो रेंट कर रहे हैं, तो इसके मतलब उसमें कुछ बात ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 मिनट में खत्म करना। केसी त्यागी साहब का कोई आधार नहीं है। केसी त्यागी साहब एक वोट कहां दिलवा पाएंगे? कोई कंस्टिट्यूंसी देश की बता दीजिए जहां पे वो एक वोट दिलवा पाए, कहां पे वो किसको तोड़ के कहां ले जा पाए। केसी त्यागी साहब को मैं याद सिर्फ इसलिए दिला दूं कि अगर ये जेडीयू जो थी उसमें से पहले इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था, फिर बहुत कोशिश करके किसी तरह से करके फिर प्रवक्ता बने थे, उन्होंने फिर हटा दिया। तो ही वॉज एब्सोल्युटली ऑन दी स्वीट विल ऑफ नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार के पूरी तरह से उनकी इच्छा होगी तो रखेंगे, नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। आपने कुछ ऐसा काम किया जो उनको ठीक नहीं लग रहा है, बीजेपी से कहा गया होगा कि ये जो मामला है उस पर इनको हटाओ, पैलेस्टीन वाले मामले पे, तो बीजेपी से इशारा आया, इनको हटा दिया गया। तो वो कोई फैक्टर ही नहीं है। जहां तक रहे संजय झा, ये हाल के दिनों में संजय झा से नीतीश कुमार जी का घनिष्ठता ज्यादा बढ़ी है। संजय झा वाज वन ऑफ द पीपल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन टेकिंग नीतीश जी टू एनडीए बैक। वापस जाने में उनका एक अहम रोल था, क्योंकि दिल्ली में दूसरे लोग काम कर रहे थे, हरवंश जी लोग काम कर रहे थे, लोकल पटना में संजय झा थे, उनके आज की तारीख में कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए हुआ है। ललन सिंह इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी भी एक जमाने में ललन जी से बहुत घनिष्ठता रही थी, बहुत ही मेरे अच्छे मित्रों में थे मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। ललन सिंह इज वन जो मुझे एक बार बीच में, हालांकि वो नीतीश जी के साथ छोड़ के अलग हुए थे, लेकिन उनका अपना कोई वो नहीं है। ठीक है, वो लोग कहते हैं उनका भूमिहारों में प्रभाव है, वो एक सीट या 2 सीट तक लिमिटेड है। ललन सिंह, ये फैक्ट है कि वो बहुत बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं, बहुत कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। मेरा आकलन यह है कि ललन सिंह अगर कोई लंबी डील करेंगे तो वो जेडीयू में रहते हुए नहीं करेंगे। ललन सिंह कैन बी, मतलब ये मैं अपने आकलन से बात कर रहा हूं, मेरे पास कोई इसकी खबर नहीं। ललन सिंह जेडीयू का फेस नहीं बनेंगे कभी भी। ललन सिंह बीजेपी में आके वहां के उनका फेस बन सकते हैं बिहार का, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू में जो लोग हैं वो ललन सिंह की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक गेम ये हो सकता है कि ललन सिंह, अब एक आध लोग अगर छूट जाए अपनी वजहों से, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता है कि उनमें से कोई भी ललन सिंह के साथ आएगा। लेकिन मान लीजिए एक आध, ललन सिंह कैन गो विद बीजेपी एज बीजेपी, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, बीजेपी का फेस हो जाएं, कल के दिन मुख्यमंत्री का फेस भी बीजेपी उनको कर दे, कुछ इस तरह की बात तो हो सकती है। लेकिन जेडीयू में फेस बनेंगे नहीं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो बीजेपी के साथ इस समय ज्यादा कंफर्टेबल, मैनरिज्म दिखाना, उनको हर जगह ले जाके आगे बिठाया जा रहा है, जो आज तक नहीं मिलती थी इज्जत, उस तरह की इज्जत दी जा रही है। ठीक है, और ये अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल उनको, ललन सिंह कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। अगर भाई उनको इतना बीजेपी भाव दे रही है तो उस भाव के हिसाब से अपना प्राइस मांगेंगे एक समय। अजय जी, इंटरेस्टिंग आनंद, थैंक यू सो मच। आज समय बस इतना ही है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू अजय।